बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री का। आपने पहले में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, अब हम केमिस्ट्री की डिटेल उसमें जाएंगे कि केमिस्ट्री में होता क्या क्या है। और चैप्टर नंबर 2 लेंदी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और केमिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में जो चीज़ें हम समझेंगे दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, एटॉमिक मास, केमिकल मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मोल, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज एक साइंटिस्ट का नाम है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, chemical equations, writing of chemical equations, the balancing of chemical equations, concept of mole ratios and balanced chemical equations, calculations based on chemical equations। ठीक है, ये सारा इसकी इंडेक्स है जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पर पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री इन्हीं चीज़ों, इन्हीं फार्मूलाज पे मोस्टली रिलाई करती है। ठीक है, सबसे पहला आ गया हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। दैट इज़ कि जो कानून, मतलब जाहिर सी बात है साइंस किसी कानून के तहत चल रही है। मैंने फिजिक्स में भी आप लोगों को बताया था, एंड सेम इज़ विद द केमिस्ट्री एज वेल। ठीक है, केमिस्ट्री डील्स विद द मैटर एंड चेंजेस अकरिंग इन इट। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में है कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडीज ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। इस चेंजेस को हम, मतलब इसी लॉ के तहत ही वो चेंजेस आती हैं और उसको हम डील करते हैं केमिस्ट्री में। और इसमें जो जो सी भी चेंजेस आ रही है मैटर में, मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, या विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तीन हमारे पास इसकी फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब नॉर्मल एटमॉस्फेयर में या स्पेशल लैब एटमॉस्फेयर में कोई उस पर एक्सपेरिमेंट करके उस मैटर में क्या चेंजेस आ रही हैं उसको हम रीड करेंगे इन लॉज के अंदर। ठीक है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या मैं समझाना चाह रहे हैं या क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ इस लेक्चर में। योर फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मास के बारे में बताया जाएगा। और जो लॉज आप पढ़ेंगे मैं उनके नाम बता देता हूँ। दूसरा लॉ आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और थर्ड है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। आज के हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे लेक्चर में वो सिर्फ एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डिटेल पे जाने से पहले मैं आपको इस लॉ के वो बता देता हूँ कि लॉ में है क्या। यस, थोड़ा नीचे करें, इसको मिनिमाइज करते हैं। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जो मैटर है या मास है किसी भी चीज़ का, वो ना बनता है ना ख़त्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है कि बेटा एक चीज़ है, जैसे आइस है, बर्फ़, आप उसका मास करते हैं, आपको मिलता है 1 kg। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होती है आइस हमारे पास। आप उसको धूप में नहीं रखें, बट आप उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं इतने टाइम तक कि पानी एवापोरेट ना हो, दोनों का मास सेम रहेगा। ठीक है, अगर एवापोरेट हो भी जाता है तो हम उस एवापोरेशन के मास को भी लिखेंगे, क्योंकि वो भी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक,
जिसका मतलब है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। कि चीज़ है, जिस तरह हमने कागज़ को जला दिया, बज़ाहिर क्या होगा कि वो कागज़ ख़त्म हो गया है, उसकी हमारे पास सिर्फ राख रह जाएगी, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मतलब जलने के बाद वो एटमॉस्फेयर में चला गया है, वो गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास पहले था रिएक्शन के बाद भी उसका मास उतना रहेगा, लेकिन स्टेट चेंज हो सकती है। वो सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो वो सॉलिड हो सकता है, और दोनों से वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट वेट दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इसके थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं जो स्टार्ट में लिखी हुई है। That is, matter undergoes changes. However, it has been found that in all chemical changes, there is no change in the mass of substance being changed. वही बात कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद उसका मास या वेट सेम रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि इन आयरन Fe, जो हम अब आपको मतलब इनके सिंबल भी पता होने चाहिए, इनके केमिकल नेम्स भी पता होने चाहिए। Fe स्टैंड्स फॉर फेरस या फेरिक। ठीक है, फेरस और फेरिक में क्या फ़र्क है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा हो जाएगा बताने के हिसाब से। Fe आयरन का सिंबल है। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि इन आयरन इंक्रीज इन वेट ऑफ रस्टिंग इज बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एंड द इंक्रीज इन वेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड। मतलब जो लोहे को जंग लगता है, बज़ाहिर देखने में ऐसे लगता है कि उसका मतलब वज़न बढ़ गया, बट क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, एयर में ऑक्सीजन है, उसकी वजह से उसका जो है रस्ट लगता है। और अगर हम उस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करते हैं तो उसका मास आयरन का सेम रहता है, लेकिन जो उसमें मतलब एयर का इफेक्ट आया या ऑक्सीजन का इफेक्ट आया उस पर, जिसकी वजह से जंग लगा है, रस्ट कहते हैं जंग को। ठीक है, तो बट अगर हम उस ऑक्सीजन के मास को सेपरेट कर दें तो हमें वही एग्जैक्ट वेट मिलेगा आयरन का जो उसका था, विच मीन्स कि जब भी उस पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके वेट में कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को फर्दर विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। कि ये देख लीजिएगा कि ये फ्रेंच केमिस्ट थे लेवॉइजर 1785, इन्होंने इस चेक की मतलब इस लॉ में काफ़ी अपना रोल प्ले किया था, और डिफरेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। हम इसके एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे जो ये लॉ बिल्कुल आपको क्लियर कर लेगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा नीचे The law of conservation of mass may be demonstrated by union of hydrogen and oxygen to form water. ठीक है, if the H2 and O2 are weighted before they unite, it will found that their combined weight is equal to the weight of water formed. This is shown below. हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, जिसका मतलब है कि वाटर बनाने के लिए दो एलिमेंट्स यूज होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करें तो वाटर बनता है, अदरवाइज वाटर नहीं। अलग अलग, हाइड्रोजन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हमारे पास वाटर बन जाएगा। अब हमने इन दोनों को मिक्स करने से पहले इनका वेट किया, मतलब इनका मास हमने देखा कितना है, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी बिफोर मिक्सिंग। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, हमने इनका मास किया, उसके बाद दोनों मिक्स हो गए आपस में। मिक्स होने के बाद क्या बन गया, वाटर, H2O। वाटर बनने के बाद दोबारा हमने इसका वेट किया तो दोनों वेट क्या है, इक्वल। अब खुद देखें कि एक चीज़ जो है वो पहले अलग अलग है, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो जब कंबाइन होकर वाटर बना है तो उसका और बिफोर मिक्सिंग वेट बिल्कुल सेम था। दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये गैस फॉर्म में दोनों,
और जब दोनों कंबाइन हो गए तो वाटर मिल गया हमें लिक्विड फॉर्म में। स्टेट चेंज हुई है पर वेट चेंज नहीं हुआ। अब हम इसके जो प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट, उसको हम नेक्स्ट पेज पे रीड करते हैं। यस, ये प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट की। एक जर्मन केमिस्ट थे H. लैंडोल्फ, ठीक है। इन्होंने काफ़ी रिएक्शंस किए और मतलब काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे रिसर्च भी की। पुरानी मतलब जितनी उस वक्त कैपेसिटी होती थी या जितनी एडवांसमेंट हुई थी, इन्होंने क्या किया, एक एच शेप ट्यूब ली। ये एच शेप ट्यूब है, ठीक है। 2 ट्यूब्स ली इन्होंने और 2 सॉल्यूशंस इसके अंदर इन्होंने रख दिए, ए एंड बी, ये शो कर रहे हैं। ए के अंदर आपके पास आ रहा है AgNO3, जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। Ag सिल्वर का सिंबल है, N नाइट्रोजन का है, O ऑक्सीजन का है, और दूसरी साइड पे इन्होंने क्या रखा, HCl, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, देखें बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन का मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें AgNO3 एक्वस, ये एक्वस है, मतलब जब आप स्कूल आएंगे तो आप लोगों को इक्वेशन से एग्जैक्ट पता चलेगा। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, याद रखें कि जो हमारे पास पहले लिखी होती है एरो से, दैट इज रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद है दैट इज प्रोडक्ट। ये एरो शो करता है रिएक्शन को, के आफ्टर रिएक्शन हमें ये मिला है, बिफोर रिएक्शन ये था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो ट्यूब थी वो सील्ड थी, मतलब उसको ऐसा नहीं कि उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा हो। उन्होंने पहले इसका एक वेट कर लिया कि इसका वज़न क्या है, ठीक है। इन्होंने इसको वेट किया, दोनों अलग अलग हैं, सही है। उसके बाद इन्होंने दोनों को शेक कर दिया या मिक्स कर दिया, और जब दोनों मिक्स हो गए तो क्या हमें क्या मिला, देखें ये AgNO3 है, ये HCl है। दोनों पे जब रिएक्शन हुआ तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या था, AgCl प्लस HNO3। हमें चीज़ नहीं मिल गई है, प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कोई एडिशनल चीज़ हमें नहीं मिली। सिल्वर इधर भी है, सिल्वर इधर भी है, Ag इधर है, नाइट्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर है, क्लोरीन और हाइड्रोजन सब वही एलिमेंट हैं, बट ये हमें मिल गया सिल्वर क्लोराइड और दूसरा हमें मिल गया दोनों सॉल्यूशंस कंबाइन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है दोनों का मास सेम रहेगा, और यही चीज़ हमें पता चल रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। इसको डिटेल रीड कर लेगा। अब आप लोगों के पास काफ़ी क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आप जो है वो पूछ लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।